राम राम भाई। सब लोग ठीक हैं? जी बोल। ओके। तो आज जीएनएम है भाई। और पेज नंबर कौन सा है? वन पेज सिक्सटी नंबर वन 161। ओके। पेज नंबर 161 है और ये लास्ट हेडिंग है, लंग्स ब्रोंकाई एंड ट्रैकिया, ये चैप्टर का। ठीक है जी। इसके जी बाद प्लूरा स्टार्ट हो जाएगी। जी और इसमें हेडिंग है पहला मतलब हेडिंग है ब्लैक लंग डिजीज, न्यूमोकोनियोसिस या इस सिलिकोसिस, कोमा करके कह रहे हैं एस्बेस्टोसिस। ठीक है भाई। तो ब्लैक लंग डिजीज, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली अकरिंग ऑक्यूपेशनल इलनेसेस। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली अकरिंग, जो मोस्ट कॉमन मिलती हैं ऑक्यूपेशनल इलनेसेस, उनमें से ये एक है। टू ए सर्टेन एक्सटेंट डस्ट इज इन इंटरसिपेटेड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज, थ्रोट, विंडपाइप एंड ब्रोंकाई टू। कुछ हद तक डस्ट जो है वो इंटरसेप्टेड हो जाती है, इंटरसेप्टेड हो जाती है म्यूकस के द्वारा, म्यूकस मेम्ब्रेन के, नोज की, थ्रोट की, विंडपाइप की और ब्रोंकाई की, विद द हेल्प ऑफ द सीलिया, ब्रैकेट में कह रहे हैं टीनी हेयर्स, दीज मेम्ब्रेन्स आर मूव्ड आउट और कफ्ड अप। और विद सीलिया की हेल्प से या टीनी हेयर्स की हेल्प से ये जो मेम्ब्रेन्स हैं ये इन पे मूव हो जाती है, वो डस्ट या कफ के द्वारा। Very small or thin particles, however, can get to the bronchioles and remain there. तो कफ आउट होने के बावजूद जो वेरी स्मॉल और थिन पार्टिकल्स रहते हैं, हालांकि वो कैन गेट टू द ब्रोंक्योल्स, वो ब्रोंक्योल्स में रह जाते हैं वहीं पे और वहीं पे बने रहते हैं ब्रोंक्योल्स को में जाकर। The very smallest particles can even penetrate the alveoli, और जो और भी बारीक और भी बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं वो पेनिट्रेट कर जाते हैं एल्वियोलाई को भी। There the body builds connective tissue around them, which in itself is not a bad thing. फिर कह रहे हैं there the body builds connective tissue around them, फिर बॉडी जो है कनेक्टिव टिश्यू बिल्ड कर देती है उन वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल के अराउंड, जो कि अपने आप में बैड थिंग भी नहीं है। इफ हाउएवर द ईयर्स एंड डिकेड्स डस्ट इज कंटिन्यूअली ब्रीथ्ड इन, दिस स्कार टिश्यू टेक्स अप मोर स्पेस so that the performance of the lung is diminished eventually. यदि ओवर द ईयर्स और डिकेड्स ये डस्ट लगातार ब्रीथ इन होती रहे, सांस में जाती रहे, तो ये स्कार टिश्यू करें टेक्स अप मोर स्पेस, ज्यादा स्पेस ले लेते हैं फिर रेस्पिरेटरी एरिया का। और इसलिए परफॉर्मेंस जो है लंग्स की वो इवेंचुअली डिमिनिश होती जाती है परिणाम स्वरूप। One speaks of a fine particle induced pulmonary fibrosis, which goes to not a conflict but damage caused by dust. कोई इसको ऐसे भी कह सकता है कि ये फाइन पार्टिकल जो है वो पल्मोनरी फाइब्रोसिस को इंड्यूस कर देते हैं, जो आगे कह रहे हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट से जो मतलब नहीं है, बस बट डैमेज कॉज बाय डस्ट, वो केवल डस्ट के द्वारा डैमेज होता।
का माना जा सकता है। वहां कोई कॉन्फ्लिक्ट का लेना देना एक बार को नहीं माना जा सकता। हैमर साहब ये कहना चाह रहे हैं जीएनएम। द ग्रोथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर ऑफन इंटरप्रेटेड एज कैंसर। और ये जो ग्रोथ होती है कनेक्टिव टिश्यू की वहां पर, वो अक्सर इंटरप्रेट कर दी जाती है, उसका मतलब ये निकाल लिया जाता है कैंसर के रूप में। डस्ट इनहेलेशन कैन आल्सो बी perceived as an attack conflict, as can the diagnosis black lung। अब देखो ये अपने मतलब की बात आई है। यहाँ कह रहे हैं डस्ट इनहेलेशन जो है यहाँ पर हम परसीव कर सकते हैं, कर सकता है ऑर्गेनिज्म, कि एक अटैक कॉन्फ्लिक्ट की तरह से भी ले सकता है। और एज कैन द डायग्नोसिस, जैसे कि डायग्नोसिस बनती है फिर ब्लैक लंग की। 162 पेज पर अगले पर ही ये दिखा रखा है जी। बिल्कुल। तो भाव ये बिल्कुल। है कि हालांकि कन्वेंशनल मेडिसिन तो ये कह के चल रही है कि ये तो डस्ट की वजह से है, ऑक्यूपेशनल इलनेस है, लेकिन ये जो डस्ट अंदर जा रही है तो ऑर्गेनिज्म यदि इसको अटैक कॉन्फ्लिक्ट की तरह से परसीव कर लेगा तो भी इस तरफ बात बढ़ेगी। और इसका भाव थोड़ा सा ऐसे आता है कि सारे काम करने वाले माइंस में, डॉक्टर दीपशिका, अमित शर्मा भाई, सभी को थोड़ी होती है ये बीमारी। बिल्कुल सभी को ब्लैक लंग थोड़ा ही होता है अमित पाल भाई। बिल्कुल तो बेसिकली इसमें अपना अटैक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जुड़ रहा है। हाँ भैया, मतलब वही जिनकी सेंसिटिविटी होगी ना, बस। जिसकी सेंसिटिविटी होगी। तो पेज नंबर 162 पे बता रहे हैं ये, इसका अगले पेज पे आई जाएगा डिस्कशन में अभी फिलूरा में। थेरेपी में कह रहे हैं यहाँ, अमित पाल कुछ कहना चाह रहे हो? रूब्रिक भी है डायरेक्ट, अगर पैथोलॉजिकल रूब्रिक सिलिकोसिस करके रूब्रिक भी बस हाँ, सिलिकोसिस है फिर, या फिर रेस्पिरेशन अस्थमेटिक माइनर कोल्ड डस्ट करके, या स्टोन कटर, जनरलिटीज में स्टोन कटर्स की प्रॉब्लम वाला जो रूब्रिक है वो भी इसी में आएगा। सिलिकोसिस से क्लिनिकल से जाएंगे जैसे हम लोग। हाँ हाँ, ओके। थेरेपी में कह रहे हैं स्टॉप ब्रीदिंग इन डस्ट, गाइडिंग थॉट्स यहां होगा माई लंग्स आर फुल ऑफ लाइट एंड एनर्जी। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करनी है, जिम्नास्टिक्स करना है, स्पोर्ट्स फॉर क्लियरिंग द लंग्स करना है, और साथ में लंग रेमेडीज भी यहाँ इसी पेज पे हैं। लंग रेमेडीज में वही फिर रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिम्नास्टिक ये है। खाना बेटा वो दे दो ईयरफोन। ठीक है जी, तो ये थेरेपी में यहाँ बताएं। अब इसमें ही सब हेडिंग है ब्लैक लंग डिजीज में ही आगे बढ़ रहे हैं, और वो तो एक जनरल वो दिया था आइडिया। इसमें कह रहे हैं स्मोकिंग एंड द लंग्स, ब्लैक है ना, ब्लैक लंग डिजीज, तो इसलिए स्मोकिंग का भी है थोड़ा भाव आ रहा है, स्मोकिंग एंड द लंग। इट इज क्लियर दैट स्मोकिंग इज नॉट हेल्दी, ये एकदम स्पष्ट है कि स्मोकिंग हेल्दी है ही नहीं। It contaminates the breathing passages with tar and soot, ये कंटामिनेट करती ही है ब्रीदिंग पासेज को। टार जो धुआं का जमा हुआ, धुएं के जमने के बाद जो ब्लैक कलर का वो आ जाता है अमित पाल भाई, अमित शर्मा भाई, और जो उसकी शूट, शूट का मतलब धूल टाइप की, डस्ट टाइप की उसकी। Nicotine and other ingredients are taken up by the body and they poison it from within gradually। निकोटीन जो है और दूसरे इंग्रेडिएंट्स शरीर के द्वारा उठा लिए जाते हैं, ले लिए जाते हैं, और ये पॉइजन पैदा करते हैं धीरे धीरे अंदर अंदर। निकोटीन like all drugs and poisons makes us temporarily sympathicotonious is equal to high। और ये जो निकोटीन है दूसरी ड्रग्स और पॉइजन्स की तरह से हमें
टेम्परेरीली बना देती है सिंपैथिकोटिनस, यानी कि हाई। सिंपैथिकोटिनस का मतलब है आपको इरिटेट बना देगी, आपको इम्पेशेंस वाला बना देगी, आपको चिंताग्रस्त बना देगी। आपको जितने भी सिंपैथिकोटोनिया के लक्षण हैं, ड्राइनेस इन द बॉडी ला देगी, वो सब आपको, आप थोड़े से हाइटेंड जोन में जाएंगे। आप जो काम एंड कूल रहते हो वो नहीं रह पाओगे, आप छोटी छोटी बातों को लेकर के रिएक्टिव हो जाओगे। सिंपैथिकोटोनिया में यही तो होता है ना अमित भाई, आपको आप जल्दी विचलित होने लगोगे परिस्थिति से, ये भी सिंपैथिकोटोनिया में जाने का जल्दी लक्षण होता है। तो ये भाई सब स्मोकिंग करती है। फॉर द गुड फीलिंग दैट कम्स फ्रॉम स्मोकिंग वी पे ए हाई प्राइस। क्या बात कह दी। कह रहे हैं कि ये जो अच्छा सा महसूस करते हो ना आप स्मोकिंग करके, ये इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है भाई। पॉइंट 1 है द लॉस ऑफ फ्रीडम ड्यू टू एडिक्शन। एक तो लॉस ऑफ फ्रीडम, द लॉस ऑफ फ्रीडम हो जाओगे ड्यू टू एडिक्शन। लॉस ऑफ फ्रीडम में ऐसे ले लेंगे कि जो पीने वाला बंदा है, कई बार यदि उसको पीने के लिए इच्छा जगी तो वो भटकता रहेगा, वो बंध जाएगा, वो जो फ्रीली जी सकता था उधर, क्योंकि एडिक्शन में इंसान फिर अटक जाता कहीं, कोई भी चीज हो, चाहे चाय का एडिक्शन हो, चाहे किसी और चीज का एडिक्शन हो। तो एक तो आपका फ्रीडम चला जाएगा। लॉस ऑफ लाइफ एनर्जी कॉज्ड बाय ए बैड कंसाइंस। लॉस ऑफ लाइफ एनर्जी कॉज्ड बाय ए बैड कंसाइंस। बैड कंसाइंस का मतलब एक इसको क्या लेंगे बैड कंसाइंस को यहाँ, अंतरात्मा जो है ना, हाँ अपराध बोध सा फील करोगे हैं। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, उससे आपका जीवन की जो एनर्जी है, ऐसा समझ लो, मान लो मैं स्मोकिंग करता हूँ और मेरे मुंह से मान लो स्मेल आती है, तो मैं अपने आप ही थोड़ा सा दबा सा पीछे से रहूंगा 2 कदम, ऐसा कह लो। लोकल एंड जनरल टॉक्सिफिकेशन। तीसरा क्या प्राइस चुकाना पड़ेगा, लोकल एंड जनरल टॉक्सिफिकेशन के रूप में आप ग्रसित हो जाओगे। However, the commonly accepted smoking generally leads to lung cancer is wrong। हालांकि जो आमतौर पे ये स्वीकार किया गया है कि स्मोकिंग करने से लंग कैंसर होता है, ये हालांकि ये गलत है, बशर्ते जो प्राइस चुकाना पड़ता है वो ऊपर बताया। द सिग्नल फॉर सेल डिवीजन in the bronchi and alveoli comes from the brain। क्यों? क्योंकि लंग कैंसर जो बनता है उसके लिए जो सिग्नल आता है सेल डिवीजन का, ब्रोंकाई का या एल्वेलाई का, वो ब्रेन से आता है, ना कि उधर स्मोक की साइट के ट्रिगरमेंट से आता है। देयर इज नो सेल डिवीजन विदाउट द ब्रेन ऑर्डरिंग दैट टू हैपन। सेल डिवीजन होता ही नहीं है बिना ब्रेन के ऑर्डर आए। ऐसे कर दिया हेमर साहब ने कि पहले तो 2-3 थप्पड़ मारे खींच के, हाँ, लॉस ऑफ फ्रीडम, लॉस ऑफ एनर्जी होती है, उसके बाद नहीं बेटा कैंसर नहीं होगा, चिंता मत कर, परमिशन दे दी। ये जो एक बात ही है ना बेटा, भैया देखो बहुत सिंपल सी बात है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कि भाई डॉक्टर साहब मैंने तो कभी चिकनाई को हाथ भी नहीं लगाया, मैं कभी भी कुछ नहीं खाता, फिर मेरे लीवर पे दिक्कत क्या आ गई, या मैंने कभी इस तरह की चीज में नहीं रहा तो मेरे लंग में कैंसर क्यों हुआ। ये प्राइमरी कॉजेज नहीं है ना। और उन्होंने भी बिल्कुल साफ साफ कहा। अब हम आज से 15-20 साल पहले लोगों में चले जाएं, 15-20 साल पहले लोगों में मैं सब, हम तो गांव के रहने वाले हैं, खूब बीड़ी सुटाते थे और किसी को कुछ नहीं होता।
बिल्कुल क्योंकि वो अंदर कॉन्साइंशियसली वो वहां पर फिर वही बात है कि ये बहुत सारी चीजें हमारी सोशो इकोनॉमिक पोजीशन में हमारे को देखनी पड़ जाएंगी कि सोशली हमारे पास में ऐसे हैं कि हाँ भाई हमारे घर में हुआ कि तू बीड़ी नहीं पी, कि कोई बाहर से आया गया साला यूं कहेगा कि हाँ इनके घर में तो बीड़ी भी पीने को नहीं मिली। हुक्का पीना, हुक्का पिलाना एक अलग वो होता था, तो वो चीज, लेकिन वो इन्होंने कहा ना बैड कंसाइंस की वजह से घुस गई, तो फिर आप फंस जाओगे। उसके ऊपर ये बता दिया कि ये इसके नुकसान ये जरूर हैं, बट लंग कैंसर का कारण नहीं है। और सबसे पहली छोटी सी लाइन जरूर पढ़ लेना भाई, इट इज हाँ, क्लियर दैट स्मोकिंग इज नॉट ए हेल्दी, नोट हेल्दी, नॉट हेल्दी, बस। उसके बाद जितने भी सोशल 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 क्या बोलते हैं ये इसको मैं क्या बोलूं, बचाव के लिए जो करते हैं, एक्यूज करते हैं क्या, प्रिवेंशन नहीं ये जो ये वो करते हैं जस्टिफाई करने के लिए जो कंडीशन बताते हैं उसको क्या बोलते हैं, सोशल क्लैरिफिकेशन, जैसा वितवाल कह रहा है, एक्यूज, एक्सक्यूज, यस, हाँ ये सोशल एक्सक्यूज, ये स्टेटस एक्सक्यूज, ये बाउंडेशन एक्सक्यूज, ये सब एक्सक्यूज है जी। कोई भैया बोल रहा है, डॉक्टर साहिल सर, है जी, डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर जो दे रहे हैं ना, ये सब साइड में रह जाते हैं। पहली लाइन ने कह दिया कि स्मोकिंग इज नॉट हेल्दी। चलो जी खैर आगे कह रहे हैं, एक्चुअल में रात मेरे पास ना एक बंदा आया क्लिनिक पे, उसका भाई ड्रिंक करता है, तो वो ऐसे ही बात कर रहा था कि भैया वो बिजनेस नहीं चलेगा उसका, वो बिजनेस की वजह से पीता था, अब आदत पड़ गई। कोई कहता साहब हमारा सोशल ऐसा वो है कि हम बिना एक आध पैक लिए रह नहीं सकते। ये बड़े मेरे को आजकल सिली चीजें लगती हैं। तो रात ही ऐसा कुछ डिस्कशन हो रहा था, मैं उसको थोड़ा टाइटली खिंचाई करा, फिर उसको लेकर उसको, हालांकि पेशेंट नहीं था, उसका भाई था, मैं कहा भाई थोड़ा टाइट रहे। तो ये सब चीजें ना बहुत ज्यादा ना एक्सक्यूज बहुत देने लगते हैं, हम इसको जस्टिफाई करने लगते हैं। बीमारी हो गई कि आदत पड़ गई, उसके बिना रह नहीं सकता, इसका मतलब आपको उसकी आदत पड़ गई है, अब आप उसके बिना नहीं रह पाएंगे तो फिर बीमारी है। हाँ हाँ वही तो लिबर्टी गई। आगे कह रहे हैं द क्लटरिंग बिल्डअप ऑफ स्कारिंग connective tissue in the bronchi that is caused by tar and soot is also controlled by the brain। जो ये क्लटरिंग बिल्डअप है स्कार का, क्लटरिंग का मतलब देखो जरा एक मिनट, बॉस जैसे इकट्ठा हो जाता है ना, इकट्ठा हो जाता है ना सर। ओके अच्छा, ये जो स्कार कनेक्टिव टिश्यू जो बनता रहता है इंजरी के बाद, ये टार की वजह से या सूट की वजह से जब ये इकट्ठा हो जाता है, तो इसको भी कंट्रोल करता, ये भी ब्रेन के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। उधर या तो ज्यादा म्यूकस निकालेगा, म्यूकस से काम नहीं चलेगा तो फिर वहां मान लो दूसरा और सेल ग्रोथ की तरफ बढ़ेगा, वो अलग बात है। ब्रेन के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है इनडायरेक्ट वे में, फिर वहीं ले आए घुमा के हमारे साहब। तो हाँ तो ओके ऊपर ही है अभी पॉइंट ये शायद, why is it the lung cancer is diagnosed more often in smokers। तो फिर क्यों ऐसा है कि स्मोकर्स में बहुत ज्यादा डायग्नोज होता है लंग कैंसर, क्वेश्चन ये भी उठता है। पॉइंट कह रहे हैं स्मोकर्स लंग्स आर एग्जामिन्ड मोर देन बिकॉज ऑफ कंटामिनेशन, ड्राई कफ और एज ए रूटीन मेजर। तो एक तो बात ये है कि स्मोकर्स के लंग्स का एग्जामिनेशन ज्यादातर किया जाता है कंटामिनेशन की वजह से, ड्राई कफ की वजह से, रूटीन मेजर्स की वजह से, तो इसलिए डायग्नोसिस उसके सामने जल्दी आती है। डॉक्टर्स इंटेंशनली एग्जामिन स्मोकर्स मोर ओपन फॉर लंग कैंसर। और मजे की बात यह है कि डॉक्टर्स की भी इंटेंशन यही रहती है कि ये स्मोकिंग करता है, देखियो जरा इसके लंग कैंसर वगैरह तो नहीं बन गया। Swollen, inflamed, shooty, scarred bronchial epithelium is considered as the cancer। और फिर वो डॉक्टर साहब
जो सूजी हुई, इन्फ्लेम्ड हुई, शूटी, स्कार्ड ब्रोंकियल एपिथेलियम जो है, जो अपना आप में अभी कैंसर थी भी नहीं, उसको कंसिडर कर देते हैं कि ये कैंसर है भैया। थोड़ा सा उधर से फिर इसमें तड़का लग जाता है। मैनी स्मोकर्स बिलीव दैट दे विल गेट कैंसर बिकॉज दे स्मोक। और चूंकि सोसाइटी में इस तरह से फोटो भी छाप रखे हैं सिगरेट के पैकेट पे, गुटखे के पैकेट पे कि ये कैंसर कोज करता है, तो इसके माध्यम से पेशेंट को, खाने वाले को भी ये विश्वास हो जाता है कि भाई ये कैंसर हो सकता है। उसका विश्वास बन गया कि कैंसर हो जाएगा बिकॉज वो, क्योंकि वो स्मोक करते हैं ये, और उनके दिमाग में परसेप्शन बन गया, कॉन्फ्लिक्ट बन गया। A person in this state of consciousness attacks evil upon himself and can suffer a death fear conflict। और जिसको ऐसा हो जाएगा विश्वास, तो वो फिर उसकी जो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है वो अट्रैक्ट करने लगेगी इविल को अपने ऊपर। इविल को अपने ऊपर भी करने लगेगी, या किसी को, पड़ोसी को जो पीता था उसको हो गया, तो अब लगेगा भाई यार देख हो गया ना इसको, अब तो ये तुझे भी हो जाएगा। तो इससे फिर वो सफर करेगा डेथ फियर कॉन्फ्लिक्ट से। तो इसलिए भी कैंसर स्मोकर्स में थोड़े ज्यादा पाए जाते हैं। थेरेपी फॉर स्मोकिंग। स्मोकिंग के लिए थेरेपी क्या कर सकते हैं? सबसे पहले क्विट स्मोकिंग, स्मोकिंग को पहले त्यागो, इफ पॉसिबल विदाउट बीइंग फोर्स टू डू सो। Brutal withdrawal harbors considerable conflict potential। ब्रूटल विड्रॉल, अच्छा थोड़ा सा यहाँ कह रहे हैं क्विट स्मोकिंग इफ पॉसिबल विदाउट बीइंग फोर्स टू डू सो। बहुत जबरदस्ती, अगर बहुत पुराने समय से कोई पीता चला आ रहा है, बहुत एडिक्टिव है, तो वहां फोर्सफुली उसको एकदम ना छुड़ाओ। यदि हो सके तो उसको धीरे धीरे, हाँ, समझा के, क्योंकि ब्रूटल विड्रॉल हार्बर्स कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट पोटेंशियल। अगर ब्रूटल विड्रॉल कर दिया तो ये फिर कॉन्फ्लिक्ट जो है पोटेंशियल जो है वहां पर, हार्बर्स का मतलब उसको और पोषेगा, पोषित करेगा। हाँ, उसे और उसको बढ़ावा देगा और हाँ, उसको और पोषित कर देगा उसके कॉन्फ्लिक्ट पोटेंशियल को। तो इसलिए जो है ना विड्रॉल सिम्टम आने लगेंगे उसको। और एकदम ब्रूटल विड्रॉल ना किया जाए जो बहुत ज्यादा समय से किसी भी हैबिट के शिकार है। इसको बड़े रूप में ले जाओ, स्मोकिंग को, ड्रिंकिंग को, चाय पीने को, कॉफी पीने को बहुत पहले से, तो ब्रूटल विड्रॉल की जगह उसको सूदिंगली हटाओ। गाइडिंग प्रिंसिपल में कह रहे हैं आई एम फ्री एंड इंडिपेंडेंट, दिस इज रियल लाइफ। मैं फ्री हूं, मैं स्वतंत्र हूं, और यही जीवन है, और यही वास्तविक जीवन है कि उससे फ्री रहना है, या मैं अपने आप में स्वतंत्र हूँ। डॉक्टर श्रेय कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। सर मैं ये कह रहा था, ये जो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, चाहे स्मोकिंग के आते हैं या फिर अल्कोहल या गांजा के आते हैं, तो वो क्या हीलिंग क्राइसिस में चला जाता है अगर वो बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है और नहीं उसको सहन हो पाती है तो? बेसिकली एक तो हीलिंग क्राइसिस कह सकते हो, या फिर ये कह लो कि वो उसको एक तरह से उसने एक हारमोनी बना ली थी डॉक्टर श्रेय। जब हारमोनी उसने बना ली, उसके लिए जो कहते हैं ना थोड़ा टेढ़ा होके चलने की आदत बना ली थी, उसे फिर आपने एकदम सीधा करा, उसकी वो हटा दी पीछे से टेक, तो वो डिसबैलेंस आएगा। ना कि एक तरह से जानलेवा तो नहीं होगा, लेकिन उसकी रिकवरी कह लो या उसकी हारमोनी डिस्टर्ब कह लो, उसका ज्यादा पेच आएगा यहाँ। अमित शर्मा, आप थोड़ा बताओ। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव नहीं हो सकता क्या? जैसे जब तक वो ले रहा था तब तक तो सब सही था, जैसे विड्रॉल हुआ तब उसको कॉन्फ्लिक्ट आएगा ना कि मुझे नहीं मिल पा रहा है, मैं नहीं ले पा रहा हूँ। वो हीलिंग में जाएगा बेटा वैसे तो। पवन बोल, हाँ, पवन बोल,
हाँ से मोटे में भी ले सकते हैं। अभी इसमें उससे पहले जैसे इन्होंने भैया ने बोला ना, आपकी एक बात तो बिल्कुल सही है कि बॉडी ने उसके साथ हार्मनी में कर लिया था। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बैलेंस, के वो उसने उसको अपनी दिक्कतों के साथ बैलेंस कर रखा था। अब यहाँ पर बात है कि विड्रॉ करा है कि छुड़ाया गया है, क्योंकि अगर आप किसी को जबरदस्ती छुड़ाते हो तो वो उसमें नहीं, फिर वो दूसरी तरफ से जाता है। मेरे पास बिल्कुल एग्जैक्ट हाँ केस बता रहा हूँ। मेरे दोस्त के पापा हैं, वो यूपी पुलिस से रिटायर हो चुके। इस टाइम उनकी उम्र होगी 72 साल, और वो हमेशा से ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करते थे। कोरोना आया, कोरोना के टाइम पे घर वालों ने घर में बांध के बैठा दिया, और उसके बाद उनसे ये कहा कि क्या कहते हैं, नहीं तुम्हें अब शराब पीनी, तुम्हें ये नहीं करनी, कई सारी चीजें। उनकी तबीयत खराब होने लगी तो वो आए मेरे पास के, मैंने कहा हुआ क्या ये बताओ। कह रहे अरे एक बात बता, अब मैं जिंदा रह के क्या करूंगा फिर? ना तो मेरा कोई काम बचा, ना ये मुझे अपनी मर्जी से कुछ करन देते, ना मैं कहीं बाहर जा सकता, ना मैं अपनी मर्जी से खा सकता, ना मैं पी सकता। तो फिर मेरी जिंदगी में क्या बचा बॉस? इस तरह से अगर जबरदस्ती, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं तो इतने साल से मुझे आदत हो चुकी है और मैं इसके साथ सही सलामत रहता हूँ। हाँ हाँ, ये इस तरह की चीजें कई बार कई आती सारे फैसेट हैं, कई सारी डायमेंशन हैं जो दिक्कत में आ जाएगा मरीज डॉक्टर से। एक तो भैया ने जी बहुत सर। अच्छा एक्सप्लेन करा, या ब्रूटल सेपरेशन का मतलब है अगेंस्ट हिज या हर विल, है जी। एक तो वो गड़बड़ करेगा, यहाँ दूसरा क्या गड़बड़ करेगा, वो हारमोनी सी बना ली थी। तीसरा जो मुझे बड़ा अच्छा से यहाँ बात करते हुए आया अभी आप लोगों से, बेसिकली जब तक वो पीता जा रहा है तो वो बेसिकली हीलिंग में नहीं है, वो एक्टिव फेज में है लगभग। और जैसे वो सब विड्रॉ करोगे तो बॉडी हीलिंग में आएगी। और हमारी परेशानियां कब आती हैं? हमारी परेशानियां हमारे संज्ञान में आती है हीलिंग फेज में हमेशा। वो कहेगा जब से ये छोड़ दिए, जब से और मैं बीमार रहने लगा, है जी। बस पीते समय कौन सा कॉन्फ्लिक्ट होगा, मतलब जब ड्रिंक कर एक्टिव रहा है एक्टिव में रहेगा बेटे, बॉडी उसको कॉप अप कर रही होगी सैक्रिफाइस करते हुए। तो जब सैक्रिफाइस कर रही होती है डॉक्टर दीपशिखा बॉडी, तब तक वो विरोध नहीं दर्ज कराती। नहीं, ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। हम हाँ जी बोल जी जी मेरी बात और सुनो। आपने कहा कौन से में रहेगा? वो रहेगा एस्केप वाले में, वो रहेगा वहां से भागने वाले में। ये जो अल्कोहल में और ये ड्रग्स में या इन सब में जाते हैं, वो जाते इसलिए कि वो इस सच्चाई से, संसार की सच्चाई से या अपनी चीजों से बीट होते हैं, वो दूर होना चाहते हैं। तो बॉस का बिल्कुल सही कहना कि कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव चल रहा है और वो अभी उस कॉन्फ्लिक्ट से भगे हुए हैं। इसके थ्रू वो इस कॉन्फ्लिक्ट से, इस वजह से हटे हुए हैं। दिमाग में जरूर है, और वो कहते हैं ना कि मैं शराब पी के अपनी दुनिया में पहुंच जाता हूँ, यानी कि मैं इस एस्केप करने, बड़े सर ने बोला इन सबको आप लोग एस्केप वाले। एस्केप करते वक्त, एस्केप करना साइन ऑफ लाइफ नहीं है डॉक्टर दीपशिखा। और वो साइन ऑफ लाइफ आएगा जब जब उसको एस्केप करने जैसी स्थिति से वापस लौटेगा घर की तरफ को। और जब वापस लौटेगा तो उसके हीलिंग सिम्टम्स आएंगे। तो इसलिए अगर कोई लगातार, देखो बात बड़ी अच्छी है, कोई बड़े अच्छी बात कहते हैं प्रेमानंद महाराज जी, उनको बोलते हैं उनके जो सुनने वाले के साहब, जब से हम नाम जप में गए हैं तब से और बुरे बुरे विचार आने लगे हैं हमारे मन में कई बार। तो वो ये कहते हैं जब तुम्हारी चादर काली थी तो वो तो थी काली, लेकिन अब जब चादर को तुम साफ करने लगे हो तो जितने भी स्पॉट है वो सामने दिखेंगे नहीं दिखेंगे अब। बिल्कुल। हाँ, या फिर दूसरा बड़ा अच्छा एग्जांपल लेते हैं कि जब आपने बहुत सारे गलत मैसेज आपके मोबाइल में भरे हुए हैं, आप जब डिलीट करने लगोगे तो पिछले वाला फिर आएगा सामने, उसे भी डिलीट कर दोगे जो उसके पीछे फिर आएगा। तो डिलीट करते हुए ज्यादातर सामने आती हैं चीजें। और जो डिलीट कर ही नहीं रहा, अभी उसमें भरे ही जा रहा है, भरे ही जा रहा है, भरे ही जा रहा है, तो उसके नहीं आएगी। ऐसे ही कोई मान लो कॉन्फ्लिक्ट उसमें ड्रिंक करे जा रहा है, करे जा रहा है, एडिक्शन में पड़ा है, तो वो तो हेल्थ भूल चुका। तो कई भाव हैं। बड़ी अच्छी बात यहाँ हुई आपके तरफ से, ये रखी गई। अमित शर्मा ने बहुत अच्छा बताया। वो जो एस्केपिज्म वाला भाव है, तो जो एस्केपिस्ट होते हैं ना, वो तो जीना जानते ही नहीं, वो तो बच बच के जी रहे, जब तक है भैया बच बच के जी लो। लेकिन एस्केपिज्म साइन ऑफ लाइफ नहीं है, फाइटिंग है साइन ऑफ लाइफ। बिल्कुल। स्ट्रगल में बड़े सर बोलते थे कि
हाँ भैया। जैसे सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे अगर किसी से जबरदस्ती छुड़वाया जा रहा है, जैसे अमित सर ने बोला, तो उसको दिक्कत ज्यादा आ रही है, पर अगर वो खुद ट्राई कर रहा है छोड़ने की और खुद भी छोड़ रहा है, तो भी क्या वैसे इतना ही स्ट्रांग हीलिंग होगी या फिर उसमें कमी होगी? उसमें उसमें देखो, उसमें कमी इसलिए लगेगी क्योंकि उसकी उधर विल और उसकी अवेयरनेस, उसकी जो कंसेंट है वो साथ में आएगी। वो अपने पेन को कंपैरेटिव टू फोर्सफुल विड्रॉवल वो आसानी से सह लेगा। अगर आपको और हमें, अब जैसे महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है, जिन लोगों को ये लग रहा है कि साहब हमें एनी हाउ नहाना ही है, 144 साल बाद आएगा, तो वो 25 किलोमीटर चल के भी कह रहे हैं कैमरे पे कि नहीं साहब हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उनकी विल जुड़ रही है वहां पर। और एक बंदे को अगर वैसे ही ले जाओ तुम अनचाहे मन से, वो नहीं नहाना चाह रहा, तो वो 5 किलोमीटर चलने में भी शोर मचाने लगेगा, यार मैं पहले ही मना कर रहा था, तू मेरे को यहाँ ले आया। ऐसा है आपका एग्जाम्पल ये भाई। तो अगर फोर्सफुल विड्रॉल करोगे, उस बंदे की अपनी इच्छा नहीं है, अगेंस्ट अगेंस्ट हिज विल, तो फिर वो ज्यादा सफरिंग में आने वाला और भी। बॉस बिल्कुल सही आपने जैसे श्रेय देखो बॉस ने बिल्कुल सही बोला ना, मेरी इच्छा है तो मेरे को तुम 10 किलोमीटर भी चला दोगे, मेरे पैर दर्द नहीं कर रहे, मेरे पैरों में दिक्कत थी, लेकिन आपने मेरे को मेरी इच्छा के साथ में 10 किलोमीटर भी टहलवा दिया, आई एम ओके फॉर दैट। और मेरी इच्छा नहीं है और तुम कहोगे पैदल चल, मैं कह दूंगा 10 कदम चल के यार मेरी टांग टूट गई, अरे मैं मरा, हाँ, तो आपकी एनर्जी कॉन्ग्रुएंस में नहीं है ना, एनर्जी आपकी पेशेंट की कोऑपरेट नहीं कर रही हीलिंग को। तो इसलिए ऐसा है। अब आप कहो कि साहब उधर क्या पेन नहीं आएगा, पेन तो आएगा भैया, लेकिन उस पेन को महसूस नहीं करोगे। और फिर अपनी होम्योपैथिक में फिर ऐसी बात है तो नौवे जो फुटनोट को याद कर लिया करो। अगर इमेजिनेशन पॉजिटिव हो गई इसकी है भैया, तो फिर वो बंदा निकल जाएगा। डॉक्टर सर क्लियर हुआ पॉइंट भाई? कोई सवाल है आपका? जी सर हो गया। हाँ। और ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं हमारे सामने हैं जिनको फोर्सफुली या जिनको समझा के हम लोगों ने, बहुत बड़े बड़े अल्कोहलिक्स को हटाया गया कि नहीं आप इसको छोड़ दो, ये ऐसे नहीं है, ऐसे कर दो, वो उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं हुई, लेकिन उनको विलिंगली कराया गया। हाँ उनकी, और वो अमित शर्मा वो स्ट्रॉन्ग विल वाले भी रहे होंगे, वो बहुत हेल्दी हो गए। हाँ मैं ये जो अभी अमित शर्मा भाई आपने बात रख दी, इसका मैं बहुत बारीकी से स्टडी कर रहा हूं कई सालों से। 2 कैटेगरी है डॉक्टर श्रेय एडिक्टिव्स की, जिनको एडिक्शन हो जाता है, जिनको लत पड़ जाती है, उसमें भी दो क्वालिटी होती है लोगों की। यदि कोई बंदा, उसमें 2-3 पॉइंट आएंगे अभी बात जब हम करेंगे। एक तो है कि जो शौकिया शुरू किया था, और एक है जो जिसने उसको कोई वो बनाया था गार्ड अपना, जैसे एक जैसे कि कोई मान लो ड्रिंक करता है, एक तो ड्रिंक करता है शौकीनी में, दोस्ती में, एक कहता है कि साहब मैं ड्रिंक इसलिए करता हूं मुझे टेंशन कम हो जाती है। तो जिसने उसे सहारा बनाया वो ज्यादा खतरे में है, बशर्ते उसके जो के शौकिया पी रहा था। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो बंदा इंटेलेक्चुअल होता है वो जल्दी छोड़ देता है, बशर्ते जो इमोशनल होता है उसके। जो लोग इमोशनल हैं वो तो ड्रिंक करे ही नहीं, मेरा तो ये एनालिसिस पहुंचा है। इंटेलेक्चुअल बंदा एक बार को आसानी से अल्कोहलिज्म से बाहर आ जाएगा, बशर्ते किसी इमोशनल प्रीडोमिनेटिंग के। जो बंदा भावना प्रधान है डॉक्टर श्रेय, उसने अगर एक बार ड्रिंक करना शुरू करी, उसकी ड्रिंक छूटना उतना ही मुश्किल है। तो ये जो अमित शर्मा भाई कह रहे हैं ना, एक तो इंटेलेक्चुअल लोगों की जल्दी छूटती है, जो स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं उनकी जल्दी छूटती है, जिन्होंने सहारा नहीं बनाया उनकी जल्दी छूटती है। जो किसी सहारे की वजह से, चाहे कॉफी ही पीना शुरू किया किसी ने कि साहब कॉफी पी लेते हैं तो हमें नींद आ जाती है, या चाय पी लेते हैं तो हमें अच्छा लगता है, अच्छा, जिसने कह दिया ना कि हमें सहारा मिलता है, तो उसे जल्दी एडिक्शन होगा, एक बात। दूसरा, उसका एडिक्शन देर से छूटेगा, दूसरी बात जी। ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी सी बात है कही है, बिल्कुल छुड़वा सकते हो आप कॉन्शियसली। मेरे उसमें आसपास में ऐसे हैं लोग जो मैंने देखा कि जो इंटेलेक्चुअल लोग थे उन्होंने विड्रा भी कर दी और वो बहुत अच्छी लाइफ में आ गए, और जो इमोशनल थे कंपैरेटिवली वो छोड़ ही नहीं पाए।
मैंने जिया है सोशली इसको, इसलिए मैं आपको इस बात को बड़े विश्वास से कह सकता हूँ। जी सर। हाँ ठीक है भाई, और कोई पॉइंट है किसी का? यहीं रुक लेंगे फिर आज, प्लूरा कल से चलेगी। इसमें लंग रेमेडीज हैं, लंग रेमेडीज को फिर कई बार पहले भी रिवाइज करा, आज कर लेते हैं। लंग रेमेडीज में कह रहे हैं ऐसे लोगों को रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज में पहुंचाओ, जिम्नास्टिक्स की सलाह दो, टी में हॉरहॉर्न, लंगबॉट, फायर नीडल, आर्जिमनी, सेज, SAG सेज है कोई चीज, ये प्लांटेन, नोट ग्रास, पेलार्गोनियम रूट एक्सट्रैक्ट इसको दे सकते हो। ब्रैकेट में कह रहे हैं कैलोबा फ्रॉम शाल्बे फार्मा। साल भी अलग है, हाँ इनका है कोई सिरप, ओके जनरल सिरप करके है। हाँ एक है फिर CAYCE शाइकी, ये जो भी है, हॉरहॉर्न सिरप है ये, हिल्डगार्ड ऑफ बेंजन, गॉड्स मिल्क, बकरी का दूध भी मदद करता है अमित शर्मा यहाँ, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3% इंटरनली, सन बाथिंग, विटामिन D3 कॉड लिवर ऑयल के रूप में, इफ नेसेसरी कैनाबिस ऑयल भी दे सकते हो, जो लंग रेमेडी लंग्स को पुष्ट करती है। ये सब चीजें आपके फेफड़ों को मजबूती देती हैं, जितनी भी चीजें। ठीक है भाई, और किसी को कोई पॉइंट रखना हो तो रखें, किसी का कोई विचार है? डॉक्टर साहू सर हैं, डॉक्टर बॉस हाँ बेटा। जैसे ये हो गया ना स्ट्रॉन्ग विल और इमोशनल, है ना। अब हाँ जो जैसे लोअर उसमें रहते हैं ना कि उनकी वाइफ परेशान रहती है कि इनको तो मिले नहीं तो ये तो मारपीट पे उतारू हो जाते हैं, मतलब खाना मिले या नहीं मिले लेकिन ये मिलना चाहिए, तो उस पे हम कैसे जाएंगे, कैसे छुड़ा सकते हैं? भाई छुड़ाने जैसी बात तो बड़ी कैडी कर दी आपने। हाँ और लेकिन बात यह है कि जैसे अभी आपने कहा ना कि जो छोटे हाँ उस जी। पे रहते हैं, तो देखो छोटे उसका मतलब है थोड़ा लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले ज्यादातर ना हाँ जी। बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल कैटेगरी में नहीं आते, वो इमोशंस होते हैं ज्यादातर, वो इमोशंस होते हैं। जी। इमोशंस का मतलब वो फैमिली ही जीते हैं, फैमिली मैन होते हैं। हाँ तो एक तो बेटा जी उनको छुड़ाना बड़ा मुश्किल इसलिए ही हो जाता है क्योंकि वो उन्हीं के वो बारे में इमोशनल हो सुनते हैं गए। कि हाँ वो इमोशनल ही होते हैं ज्यादातर। निचला इमोशनल बंदे नॉर्मल जीवन को ज्यादा जिएंगे, जो इंटेलेक्चुअल या प्रैक्टिकल होते हैं वही आपने देखा होगा सोसाइटी में वो ग्रो भी करते हैं। एक तो वहां से भी आप इसका डिमार्केशन ले सकते हो कि उन्हें मैं क्यों जी इमोशनल कह रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि जी उन्हीं को आपने सुना होगा कि घर की चीज भी बेच के आया, इसने हाँ इसने घर जी का सामान भी बेच दिया। तो जी बेसिकली उनका छुड़ाना या एडिक्शन को छुड़ाना मोटे तौर पे तो बड़ी मेहनत का काम है, लेकिन बड़े सर का भाव इसमें यही रहता था कि अगर आप राइट रेमेडी सिलेक्ट कर लो जी तो साथ में उसका ही एक आधार है, जो अमित शर्मा ने भी जिक्र किया था जिस एग्जाम्पल का। एक लड़की हिप्पी बन गई थी अमित शर्मा, है ना, हाँ जी बॉस। एडिक्शन में चली गई थी, तो सर ने मेडिसिन दी और उस मेडिसिन के माध्यम से ही वो बाहर आ गई ड्रग उससे। तो इसमें आपकी राइट सिलेक्शन भी बहुत मदद करने वाला है। लेकिन बॉस राइट संमित्रा सिलेक्शन तो तभी होगा ना जब संमित्रा हम उस बंदे से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हाँ ज्यादातर लेडीज आती हैं अपने हाँ, हस्बैंड को तो बिना इसलिए तो बताए मैं ही बोला छुड़ाना बेटा, चाहती हैं। इसलिए तो बोला कि आपने सवाल बहुत कठिन कर दिया मेरे सामने कि कैसे छुड़ाएंगे, इसलिए बोला था। लेकिन संमित्रा साइंस बोलता है कि आप वहां पर राइट स्टिमुलस दो। अमित शर्मा भैया कुछ कह रहे हैं। मतलब बात वही आई बॉस, आपकी बात बिल्कुल सही हो गई है हमारी। संमित्रा इसमें जी खाली लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस या उसमें, उससे पहले देखो अगर छुड़ाने वाली बात है तो उसको समझाना पड़ेगा कि इसे दिन में या जब जब नहीं पी रखी तब लेकर आओ। ये लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस या लोअर वाले, इसका मतलब हमारे पास कमी है और मैं जी उस कमी का सामना कैसे करूं। अब मैं रात को पता चला मेरे पास जेब में पैसे नहीं है, घर पहुंचा और मेरे वाइफ और बच्चे कहने लगे भाई कुछ खाने को दे, कुछ पीने को दे,
तो मैं तो मेरे बस की तो नहीं है उनसे नजर मिलाना या क्या करना। तो मैं तो शराब पी के इस दुनिया में, हमारे को फिर वही बात है, उसने शराब पीना या उसने इस चीज का सामना क्यों नहीं करना शुरू करा। वो बॉस ने बिल्कुल सही कहा ना। उस केस में क्या था, उस लड़की के साथ में ये था कि वो तो बहुत अच्छे घर की थी, लेकिन वो एडिक्शन में चली गई, क्योंकि उसे ये लगता था कि घर में प्यार नहीं मिलता, मम्मी मेरी है या नहीं है, पापा मेरे हैं या नहीं है, ये तो सच्चाई नहीं है, तो मैं इनसे दूर भगूं। तो वो हाँ दूसरी दुनिया में चली जाती थी। यहाँ पर लो सोशल इकोनॉमिक्स वाले दो तरह से होते हैं। एक बॉस बिल्कुल वाकई वो, अरे तेरे बस की नहीं है, तू मर्द बन जा, उसमें अपने इंटेलेक्ट कम होता है, दूसरे उसको इंसाइट करते हैं, इमोशनल लोग होते हैं और इन चीजों में जाने लगते हैं देखा देखी में, ऐसे भी हो हाँ। सकते हैं। और वो भी बहुत अच्छा भाव है अमित शर्मा आपका, जो आपने बताया ना कि मतलब वो वेल टू डू तो है नहीं, और बीवी बच्चों की क्राई सहन नहीं कर सकता, तो वो अपने आप को एक पौवा पी के देसी का अपने आप को आउट ऑफ सिचुएशन रखना चाहता है नशे में। क्यों नहीं पिएगा तो उसे वो चीज सताएगी कि यार मैं इनका नहीं कर पा रहा, तो वो कंसाइंस को दबाने के लिए अपनी उससे भी एस्केपिज्म में रह सकता है वो। मैंने कहा ना, जब ये होश में होते, ऐसा नहीं है बस, जब ये लोग होश में होते हैं और इनको थोड़ा सा इनकी मदद कर दी जाए तो ये निकल भी जाते हैं। जब ये हाँ, लोग, लेकिन बात आ रही थी बॉडी के उस पे पैटर्न पे। बॉडी के पैटर्न पे ये था कि यदि इमोशंस प्रीडोमिनेटिंग बंदा है, कोई इमोशंस जिसमें ज्यादा है, वो जल्दी फंसता है या देर से निकलता है। ये बात आ रही थी कंपैरेटिव टू इंटेलेक्चुअल फैकल्टी के। हाँ बिल्कुल सही बात है कि होम्योपैथी की जो राइट रेमेडी होगी वो मदद करेगी। हाँ, बड़े सर ने तो भाई करी मदद उस बच्ची की हिप्पी के उसमें, हालांकि हमें कोई ऐसा सॉलिड एक्सपीरियंस हाथ नहीं लगा कि किसी को हमने दी हो और वो बिल्कुल छोड़ आया हो और उसने हाँ, ऐसा हमारे लाइफ में नहीं है जी। मैंने दो लोगों को दे रखी है। हाँ, तो बताना अपना एक्सपीरियंस, जैसे वो निकलते हैं। और देखो, निकलने का मतलब ये नहीं है कि साहब 2 महीने से नहीं पी रहा, लोग 6-6 महीने भी छोड़ देते हैं, साल भर भी छोड़ देते हैं। ये तो कई साल बाद आपका एक्सपीरियंस हमें मिलेगा, 8-7 साल बाद अगर वो नहीं पी रहा है कम से कम, तब आप मानेंगे कि अमित शर्मा को रिजल्ट मिले। नहीं तो भैया महीने 2 महीने 6 महीने साल भर के लिए खूब छोड़ते हुए देखे मैंने लोग बाग। हाँ, चलो ठीक है भाई, यही रुकेंगे। हाँ भैया जी डॉक्टर साहब। सर जैसे छुड़ाने की बात आ रही थी, तो उस पे एक चीज और जोड़ना चाह रहा हूँ मैं। किसी को सडन और फोर्सफुली बोल के छुड़ाना जो है ज्यादा अच्छा नहीं होगा। हाँ, अभी एक केस आया था, एक महीने पहले मेरे पास एक केस आया था, एक फीमेल अस्थमा की थी। तो अपने फादर की हिस्ट्री बताई कि मैं फादर से बहुत ज्यादा अटैच्ड थी। अब वो हैवी ड्रिंकर था, डेली ड्रिंक लेता था। तो उसको फोर्सफुली बोल दी वो कि पापा मेरे लिए छोड़ दो करके, छोड़ना ही पड़ेगा ऐसा करके। तो अपनी बच्ची के लिए छोड़ तो दिया, लेकिन 1 से 1.5 महीने में फिर वो सरवाइव नहीं कर सका, फिर वो चला गया वो। छोड़ने के बाद में। नहीं, वही बिल्कुल वही बात हो रही थी, आपने इसको बहुत अच्छे से और जोड़ दिया। बात यही है कि हमें केस के साथ साथ चलना पड़ेगा। हाँ जी। और पता है क्रोनिक डिजीज में बताई तो है, छोड़ना कैसे बताया डॉक्टर साहू उन्होंने बताया कि छोड़ने के भी तरीका है कैसे, कि कोई बंदा फॉर एग्जाम्पल 500 ml लेता है पर डे, तो उसको बता रहे कि उसको बोलो कि तू 400 ml ले, 300 ml ले। और दूसरा तरीका बताया कि 300 ml अल्कोहल और प्लस 300 ml पानी मिलवा दो। फिर पता चला कि 200 ml अल्कोहल और उसमें 400 ml 300 ml पानी मिलवा दो, उसको डाइल्यूट करते जाओ, क्वांटिटी भी कम करो और उसको डाइल्यूट ज्यादा करते जाओ। ऐसे लोगों को, जैसे कोई ट्रेन पटरी से दूसरी पटरी पे शिफ्ट हो रही हो बिल्कुल बिना झटके के साथ, बिल्कुल उस तरह से लेना है सर। बिल्कुल सर। और साथ में क्या होगा, ऐसे जब करते रहोगे आप महीना 15 दिन, हफ्ता, 3 हफ्ते के जब अंतराल होगा, तो उसकी बॉडी का टॉक्सिकेशन भी कम होगा। और जैसे टॉक्सिसिटी बॉडी की कम होती चली जाएगी, तो फिर वो बंदा मजबूत होता चला जाएगा, उसका वाइटल फोर्स उस तरह से। तो हमेशा इसको ग्रेजुअली ही
अपनाया जाए। और अमित पाल तो शायद चले गए हैं, बोल नहीं रहे हैं। अमित पाल तो अक्सर जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनकी भी थोड़ा सा ऐसा ले लेते हैं कई बार स्टैंड, कि वो ग्रेजुअली डायबिटिक रेमेडी है, थायराइड की रेमेडी है। हाँ भैया, ड्रग्स हाँ बस हम भी जितनी भी रेमेडीज हैं हाँ ये सब हाँ। बॉडी ने सहारा ले लिया, एक तरह हाँ। से बॉडी इनको सहारा लेके चलने हाँ, बल्कि लगी। ड्रग्स आप ड्रग्स कहेंगे बल्कि। हाँ, हाँ। जी जी जी। तो ड्रग एडिक्शन को ग्रेजुअली ही कम किया जाता है किसी भी रूप में, चाहे वो एलोपैथिक ड्रग्स हो चाहे आपकी नशे के ड्रग्स हो। ठीक ठीक है।